दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैं आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी v²/r, ये जो हमने डेरिवेशन किया था ना, वो डेरिवेशन हमने एनसीईआरटी की तरह किया था। और एनसीईआरटी में बड़ा थोड़ा टफ सा और बड़ा टीडियस सा डेरिवेशन दे रखा है, अंदर से फील भी नहीं आती है। आज मैं आपको एक ऐसा डेरिवेशन कराने वाला हूँ जो हिंदुस्तान की किसी बुक में नहीं दे रखा है, कोई टीचर मेरे नॉलेज में उसे नहीं कराता है, लेकिन मेरे दोस्तों वो आप देखेंगे इतना ईजी है वो मेथड v²/r एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r प्रूव करने का कि आपको अंदर से फील आएगा, आपको लगेगा हाँ यार एजुकेशन इतनी इजी हो सकती है, फिजिक्स इतनी इजी हो सकती है। दोस्तों एक नहीं, मैं आपको एक से ज़्यादा तरीके कराऊंगा आज उस डेरिवेशन के, आपको अंदर से फील आएगा ओ ये इसलिए हो रहा है, और आप देखेंगे कितनी इजीली हम उसे प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज मैं आपको जेईई एडवांस के लिए भी एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और उसमें वो हम कराएंगे कि अगर हम एक हाइट पर चढ़ जाएं और उससे हमें कुछ थ्रो करें, प्रोजेक्टाइल थ्रो करें, तो कितने एंगल पर हमें थ्रो करना चाहिए कि रेंज मैक्सिमम हो, और वो रेंज कितनी होगी। दोस्तों आंसर 45 डिग्री नहीं आएगा, आंसर रेंज का u² sin 2θ/g नहीं आएगा, कुछ और आएगा। जी एडवांस लेवल का वो टॉपिक होगा, और उससे पहले जो डेरिवेशन है वो तो ऑलमोस्ट सबके लिए हो सकता है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन A = v²/r इसका एक और डेरिवेशन हम देखने वाले हैं। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, पहले मैंने डेरिवेशन करा रखा है, लेकिन पहले जो डेरिवेशन था वो एनसीईआरटी पर बेस था। भाई मेरी मजबूरी थी, मुझे उसी तरह से कराना था, क्योंकि आपके स्कूल एग्जामिनेशन में वो आ सकता है, तब तो आपको उसी तरह से करके आना पड़ेगा। लेकिन उस समय मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको एक बहुत ईजी और सबसे बड़ी बात इंट्यूटिव को मतलब आपको फील आएगा, आपको लगेगा अच्छा ये चीज़ इसलिए हो रही है, सब कुछ ऊपर से नहीं गुजरेगा, मैं उस तरीके से भी आपको कराऊंगा। लेकिन मैंने ये कहा था कि वो मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि ये जो मेथड है ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, इसीलिए आज का लेक्चर भी दोस्तों ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब कि भाई नीट, जेईई मेन, जेईई एडवांस, पहली बात तो उस लेवल का है, स्कूल में ये चीज़ जो पढ़ा रहा हूँ वो नहीं आएगी। दूसरी बात उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब आप स्किप करके इसको आगे भी जो है अगला चैप्टर पर जा सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर द स्टूडेंट हु वांट टू इंक्रीज देयर नॉलेज फर्दर, हु फाइंड फिजिक्स इंटरेस्टिंग। पहले पार्ट में दोस्तों हमारा कहना है, हम अगर ये डेरिवेशन देखते हैं तो ये क्या है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है दोस्तों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फॉल ऑफ द मून मेथड। फॉल ऑफ द मून मेथड दोस्तों, ये मेथड जो है ना, दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट मेथड। जो हमारे अर्ली फिजिसिस्ट थे ना, गैलीलियो, रेने देकार्त थे, न्यूटन, इन तीन लोगों ने इस ही तरीके से एक प्रॉब्लम पर वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा किया करते थे, काफ़ी ज़्यादा जो है दे यूज्ड टू पॉन्डर अबाउट इट। क्या थी? मोशन ऑफ द मून। उनका कहना था मून अर्थ के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो हर समय उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं, 2 मीटर पर सेकंड। याद करो, आप याद है आपको 2 मीटर पर सेकंड वाला मेरा क्वेश्चन? मैंने पूछा था आप लोगों से कि भाई एक कार यहाँ पर है और एक कार 2 मीटर पर सेकंड से यहाँ पर आ गई है, तो क्या इसमें इसकी वेलोसिटी चेंज हुई? हमने देखा था सर्कुलर मोशन में हर मोमेंट पर वेलोसिटी चेंज होती है, सर्कुलर मोशन में हर मोमेंट पर एक्सेलरेशन होता है। अब प्रश्न आता है कितना एक्सेलरेशन होता है? तो उन्होंने कहा यार देखो अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है भाई, किसी मोमेंट पर मून यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद मून यहाँ पर आ जाता है। सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, पहले यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ जाता है। कितने टाइम में आ जाता है? ΔT टाइम में आ जाता है। कितनी स्पीड से आ जाता है? v स्पीड से आ जाता है। हमें ये बात पता है कि मून जो है ना अर्थ के चारों तरफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, यानी उसके मून अर्थ के चारों तरफ जो एक चक्कर लगाने का टाइम है वो फिक्स रहता है, ऐसा नहीं कि कभी कम हो कभी ज़्यादा हो। इट्स नॉट अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। v कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से वो चलता चलता यहाँ आ गया है। हमारा आपसे कहना है अगर यहाँ एक्सेलरेशन इसका ना होता, आपको ये बात पता है गैलीलियो के फर्स्ट लॉ से, फर्स्ट लॉ न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो कि दिया था गैलीलियो ने, आप देखिए मैंने चर्चा करी है वहाँ पर अपने लेक्चर में। मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है, वो ये कहता है गैलीलियो कि अगर किसी चीज़ पर कोई फोर्स नहीं लग रही है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, नहीं जैसी चल रही है वो वैसी चलती चली जाएगी। हमारे जो अर्ली साइंटिस्ट थे उनका ये कहना था कि यार इस पर इसमें एक्सेलरेशन है, अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती, बॉडी सीधी चली जाती, मून सीधा चला जाता, और अगर सीधा चला जाता तो अगर इस पॉइंट से स्टार्ट होता तो इस पॉइंट पर पहुंचता।
इस पॉइंट पर पहुंचता, लेकिन वास्तव में तो सर्कुलर मोशन पर चलने के लिए ये यहाँ नहीं पहुँचा, ये यहाँ पहुँचा। इसका मतलब इनका कहना था कि मून जो है ना अर्थ की तरफ फॉल कर गया है। मान लो यहाँ पर हमारा श्री बबलू जी खड़े हुए हैं, हमारा बबलू खड़ा हुआ है और बबलू और ऊपर देख रहा है। तो अगर मून में एक्सेलरेशन नहीं होता ना बेटा, तो ये सीधा चला जाता, यूँ करके सीधा चला जाता। एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो दोनों, गौरव सिंगल अगर कांस्टेंट है तो गौरव भी कांस्टेंट, सिंगल भी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, सीधा चला जाता। लेकिन ये सीधा नहीं गया है। ये अगर मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ, सपोज ए पॉइंट मान लेता हूँ और ये बी पॉइंट मान लेता हूँ और ये ओ मान लेता हूँ और ये ए मानता हूँ, चलो ऐसे कर लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, ये सी मान लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे दोस्त अगर एक्सेलरेशन ना होता तो ये ए बी बात पे चलता हुआ यहाँ आता, लेकिन ये बी पर नहीं पहुँचा, ये सी पर पहुँचा है। तो हमने माना कि ये इतने डेल्टा टी टाइम में ना फॉल कर गया, गिर गया, नीचे की तरफ गिर गया, सच दैट ये सर्कुलर पाथ पर बना रहे, ये बना रहे। तो ये एक्स डिस्टेंस हमने मान लिया, गिर गया। दिस इज़ द फॉल ऑफ द मून मेथड। चलो दोस्त, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूँ तो मुझे बात पता है कि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है, ये रेडियस है। हमको ये बात पता है सर्कुलर मोशन में, हमें बात पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल होती है, यानी रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। ये डिग्री 90 होगी, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। इस वाले ट्रायंगल में देखो, हम देखते हैं ट्रायंगल ए बी और ओ में, ए बी और ओ में क्या मैं ये कह सकता हूँ बच्चा, मेरे छोटा छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा, क्या मैं ये कह सकता हूँ बेटा ये हाइपोटेन्यूज हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका स्क्वायर यानी आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये कितना है भैया, डी का स्क्वायर प्लस ये कितना था, आर का स्क्वायर। मैंने क्या किया, मैंने ये माना कि डेल्टा टी टाइम में अगर कोई एक्सेलरेशन ना होती तो मून इधर चला गया होता, सीधे सीधे ए से बी पर चला गया होता, और ए बी की डिस्टेंस मैंने डी मान ली है फिलहाल। मुझे करना क्या है, मुझे निकालना है कि ए से सी तक जो ये गया है उसमें उसका एक्सेलरेशन कितना है, ये निकालना है। चलो मैंने माना अगर ये ए से बी तक पहुंचा होता, लेकिन वास्तव में तो पहुंचा ए से सी तक, तो इसका मतलब मैंने मान लिया कि ये बी से सी तक फॉल कर गया, गिर गया है, ये गिर गया है मेरे दोस्तों। तो मैंने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से लगा दिया। चलो भाई दोस्तों, अगर मैं इसको ओपन कर लूँ, बचपन से जब तुम पैदा हुए थे यार, तुम्हें पता है नर्स नर्स ने ए प्लस बी का फॉर्मूला बताया होगा। हमारा बबलू पैदा हुआ था तो उसे तो बताया था, ठीक है दोस्तों। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिंस आप हायर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस देख रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको आती होंगी, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें आपको आती होंगी। यहाँ से हम देखें तो बच्चे ये निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2rx प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन में ना 2r से डिवाइड कर देते हैं। 2r से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2r इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 2r। कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्त। हम ना dt को बहुत छोटा लेते हैं, dt वास्तव में ऑलमोस्ट जो है बहुत छोटा जो है टाइम लेते हैं। हम लोगों ने चर्चा करी है कि अगर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, किसी भी मोमेंट पर एक्सेलरेशन निकालना है, तो उस समय टाइम हमें बहुत छोटा लेना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन की कहानी करके एक हमारा वीडियो है, उससे देखिएगा आप, ज़बरदस्त वीडियो है वो, ठीक है। अगर दोस्त ओ बबलू तू चुप हो जा, बबलू कह रहा है यार अब सर आप अपनी तारीफ़ कर रहे हो, ठीक है चलो मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है कि अगर v कांस्टेंट है और बहुत छोटा टाइम में ले रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं d इक्वल टू वी डेल्टा t लिख सकता हूं। मेरा कहना है कांस्टेंट स्पीड से बॉडी इधर चली गई होती तो हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दोस्त मैं यहाँ पर d की वैल्यू रख देता हूँ, तो अगर मैं d की वैल्यू रखता हूँ तो डी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर डेल्टा t का होल स्क्वायर अपॉन 2r, ये हो जाएगा भाई। दोस्त अगर मैं बहुत छोटा टाइम ले रहा हूँ ना, ये तो मैंने बहुत छोटा बड़ा एंगल बना दिया, बहुत छोटे टाइम में तो ये बहुत छोटा एंगल घूमेगा, और अगर ये बहुत छोटा एंगल घूमेगा ना तो वास्तव में आप देखो ये जो d है ना वो यहाँ कहीं होना चाहिए था, तो x बहुत छोटा होना चाहिए था। क्या मैं कह सकता हूँ x r के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। हम कहते हैं इफ जाना इधर चाहिए था, मैं भाग इधर रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं कहता हूँ इफ टाइम इज वेरी स्मॉल डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, अगर डेल्टा टी बेटा बहुत छोटा है तो मैं कह सकता हूँ एक्स विल बी मच लेस देन आर। बेटो छोटे बच्चों में कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ?
मैं अभी केवल इस ही इक्वेशन से देखो फॉर्मूला निकाल दूंगा एक झटके में, और अंदर से इंट्यूशन आएगा, आपको लगेगा अच्छा ये सीधे चले जाता, लेकिन हमारे ही तरफ अर्थ की तरफ इतना खिंच गया, इसलिए इसका इतना एक्सेलरेशन है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड सेम है, फिर भी एक्सेलरेशन है। मेरे दोस्त ये बात समझ में आ रही है, अगर डेल्टा टी बहुत छोटा हो, टाइम बहुत छोटा हो, तो एक्स बहुत छोटा होगा कंपैरिजन टू आर। अगर आप देखो टाइम को बहुत छोटा करूँगा, एंगल बहुत छोटा, तो एक्स कहीं यहाँ ये हो, यहाँ पर पहुँचेगा। मून अगर यहाँ पर था तो आप देख रहे हो एक्स बहुत छोटा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू आर। उस समय मैं लिख सकता हूँ ये वाला टर्म जो है ना, जरा देखो ये वाला एक्स स्क्वायर अपॉन 2r विल बी, देन उसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर विल बी वेरी स्मॉल, विल बी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू एक्स। देखो अगर x छोटा है ना, x अपॉन r अगर छोटा है, ठीक है, तो हम इसे सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको x को कॉमन ले लो, चलो 1 प्लस एक्स अपॉन 2r। अगर x बहुत छोटा है तो x अपॉन 2r बहुत छोटा होगा, x अपॉन 2r बहुत छोटा होगा 1 के कंपैरिजन में। x अपॉन r अगर छोटा है, यहाँ से हमने इसको ऑलमोस्ट लिख देते हैं, इसको ना हम नेग्लेक्ट कर देते हैं इस टर्म को x के कंपैरिजन में, हम ऑलमोस्ट फिर लिख सकते हैं x ऑलमोस्ट इक्वल टू वी स्क्वायर डेल्टा टी का होल स्क्वायर अपॉन 2r। और अब देखना बेटा, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ी थी बेटा। हमने ये भी कहा था कि ये वेक्टर इक्वेशन होती है, हमने ये भी कहा था कि ये इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन होती है। हमने ये भी कहा था कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी हम इसको लिख सकते हैं। बेटा मैं केवल ना इस डायरेक्शन में इस इक्वेशन को लिखता हूँ। बॉडी को वास्तव में यहाँ पहुँचना चाहिए था, बॉडी पहुँची यहाँ पर। इस डायरेक्शन में अगर मैं देखूँ तो बॉडी ने कितनी डिस्टेंस तय करी है, x तय करी है, x इक्वल टू, मेरे दोस्त इस डायरेक्शन में बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। बॉडी तो यार टेंजेंशियली जा रही थी, लेकिन रेडियली आपको पता है टेंजेंशियल डायरेक्शन, और रेडियल डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। बॉडी टेंजेंशियल जा रही थी, इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो उसका कोई कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं आएगा। हम ये चर्चा कर चुके हैं कि यार अगर एक वेक्टर ए इस तरह से होना और ये एंगल अगर थीटा हो, तो इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है ए कॉस थीटा आता है। ये तो बचपन से पता है आपको दोस्त। अगर ये थीटा 90 हो जाए तो कॉस 90 0 होता है। आप देखो अगर वेलोसिटी इस तरफ है तो इसका कंपोनेंट इस तरफ तो होगा v cos 90 विच विल बी इक्वल टू 0। तो इनिशियली तो इसका रेडियस की डायरेक्शन थी ना भाई। अगर हम डेल्टा थीटा बहुत छोटा लेते हैं ना, तो ये इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन लगभग बराबर होंगी, वेलोसिटी इस तरफ होगी। इस डायरेक्शन में तो कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, लेकिन बाद में जब ये फॉल किया है ना, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई है। इनिशियल वेलोसिटी लेकिन 0 है। इनिशियल वेलोसिटी रेडियस की डायरेक्शन में 0 है, इंटू डेल्टा टी प्लस हाफ ए इंटू टाइम कितना लगा इसका, डेल्टा टी स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू हाफ ए डेल्टा टी स्क्वायर। ये ए क्या है, किस डायरेक्शन में लगाया मैंने, ये रेडियस की डायरेक्शन में लगाया है, रेडियस की डायरेक्शन में ए आर। बस दोस्तों हो गया, काम निपट गया। मेरे दोस्त x की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ, हाफ ए डेल्टा टी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल्टा टी का होल स्क्वायर अपॉन 2r डेल्टा टी के स्क्वायर से ये कट गया, हाफ से हाफ कट गया, ए आर जो है वी स्क्वायर अपॉन आर निकल कर आ गया। देखो इस मेथड की खूबसूरती क्या है, क्यों मुझे ये मेथड पसंद आया। वो जो मेथड है उसमें एब्स्ट्रैक्शन चल रहा था, ये वेक्टर हैं, ये वेक्टर वो घूम गया, ये घूम गया, यहाँ से ये देखो वहाँ। अबे यार बिल्कुल रिक्शे वाले की लेवल पे बताओ ना, बिल्कुल रिक्शे वाले के लेवल पर उतर के बताओ ना, हुआ क्या है। रिक्शे वाले का मेथड ये है, 9th क्लास के बच्चे का मेथड ये है, बिल्कुल एवरेज बच्चा जो है उसको ये समझ। और यहाँ ऐसे पढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि हमारा एक फील आए कि अच्छा अंदर तक दिखाई दे ये हो रहा है। बच्चों को अंदर तक क्लैरिटी नहीं आती सर्कुलर मोशन में कि कम वक्त चल क्या रहा है इसमें। मून था साहब, जाना था उसको, अगर एक्सेलरेशन ना होता सीधे निकल आता, लेकिन ये तो कम वक्त इस पॉइंट की जगह यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब इस डायरेक्शन में इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा। इनिशियली हम देखें बहुत पास अगर हम ले लें दोनों पॉइंट, तो दोस्त वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी, लेकिन ये थोड़ा सा रेडियस की तरफ खिसक गया। इसका मतलब थोड़ा सा रेडियस की तरफ इसका एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब थोड़ा सा रेडियस की तरफ वेलोसिटी जनरेट हुई है। पहले तो नहीं थी जो है वेलोसिटी रेडियस की तरफ, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ले ली, एक्सेलरेशन रेडियस की तरफ ले लिया हमने।
इस वाले ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, कुछ कुछ अप्रोक्सीमेशन लगा दी कि यार x जो है वो r से बहुत कम होगा अगर टाइम हम बहुत छोटा ले लें, और टाइम हमने छोटा लिया इसलिए ये किसी भी समय का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया। आपको याद हो मैंने एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस दोनों पढ़ाई थी। मैंने कहा था जहाँ एक्सेलरेशन की हम चर्चा करेंगे, शब्द एक्सेलरेशन यूज़ करेंगे, वहाँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना ईजी हो सकती है फिजिक्स, और मैं जस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले 10 सालों में हमें किताबों में ये मेथड आ जाएगा। मैं ये आज जिसे कहते हैं ना कि आदमी कभी कभी कुछ काम ऐसे करता है जो कि उसको पता होता है कि वो चाहता है कि अगले 10-20 सालों में भारत के 90% बच्चों को ये मेथड से शुरुआत कर रहे हैं हम पढ़ाने की, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसी के साथ हम अब चलते हैं एक और मेथड पर, और इस वाले डेरिवेशन में जो हम स्टडी करेंगे वो होगा अगर एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक बॉल है और बॉल लगातार अंदर टकरा रही है। आप लोगों को याद है हमने चर्चा करी थी मौत के कुएं की, ठीक है, वेल ऑफ डेथ की हमने चर्चा करी थी। दोस्तों हम लोगों ने चर्चा करी तो वही मौत का कुआं है, और मौत के कुएं में जो मौत के कुएं वाले भाई साहब हैं वो अपनी बाइक चलाने, अपनी कार चलाने की जगह पर बॉल जो है ना बॉल से खेल रहे हैं। दोस्त खेल रहे हैं तो ये बॉल कुछ ऐसी है कि ये इलास्टिक कोलिजन करती है। अब सर ये इलास्टिक कोलिजन क्या बोला है? इलास्टिक कोलिजन तो हमको नहीं पता। दोस्त हमारा आपसे कहना है अगर आप किसी बॉल को ना नॉर्मली फर्श पर ऐसे करके फेंक देंगे तो वो जिस स्पीड से जाएगी ना उस स्पीड से वापस नहीं उछलेगी, उससे कुछ कम स्पीड से वापस उछलेगी। अगर मैं यहाँ पर इस हाइट से इसे छोड़ दूँ ना बॉल को, नीचे जाएगी, इसी हाइट पर लौट के नहीं आएगी, अगली बार कम हाइट होगी, फिर अगली बार कम हाइट होगी, क्योंकि जिस स्पीड से जाती है उस स्पीड से लौट के नहीं आती है। ऐसे कोलिजन को हम इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है बेटा कि जिस स्पीड से बॉल जाए ना उसी स्पीड से बॉल लौट कर आए, जिस स्पीड v से गई उसी से v से लौट कर आए। ऐसे कोलिजन्स को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इसके बारे में चर्चा हम आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। दोस्तों वहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि जिस एंगल से ये थीटा से अगर ये नॉर्मल से, जो मान लो ये सरफेस है, ये फर्श है, ये फ्लोर है, फ्लोर पर परपेंडिकुलर जो है ना नॉर्मल जिसे हम कहते हैं, जितना एंगल आने वाली बॉल जो है वो थीटा बनाती है नॉर्मल से, उतना ही इलास्टिक कोलिजन के केस में जाने वाली बॉल बनाएगी। इसका हम रिलेट करेंगे, आगे जाके हम इसे रिलेट करेंगे ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स में क्लास 11th में, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है कि यार अगर एक मिरर है ना बेटा, और मिरर पर हमने ये नॉर्मल खींच दिया तो दोस्त जितना एंगल आने वाली रे बनाती है उतना ही रे जाने वाली रे बनाती है। जितना हमने इंसिडेंट रे का एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था। हम बताएंगे आपको कि मैकेनिक्स से इसका भी रिजल्ट हम डिराइव कर सकते हैं। दोस्त ये होता है, तो हमारा आपसे कहना है सिंस यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि इलास्टिक कोलिजन है, जिस स्पीड से v स्पीड से बॉल आई उसी v स्पीड से चली गई। टकराने के बाद आप देखेंगे बहुत खूबसूरती के साथ इस सिस्टम को हम अगर स्टडी करते हैं तो हम सर्कुलर मोशन के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाली फॉर्मूले पर पहुंच जाएंगे, और बहुत ही खूबसूरती से पहुंचेंगे। आपको पता है ये वाला तरीका किन्होंने निकाला था? न्यूटन अंकल जी ने निकाला था। आपके न्यूटन चाचा जी ने निकाला है ये वाला तरीका, और ये इतना ईजी है, ये भी तरीका इतना ईजी है कि बस पूछो ही मत। और हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? हम पढ़ा रहे हैं इतने टफ तरीके, इतना गंदे तरीके से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। किताबों में देखिए, स्कूलों में, हम कॉलेजेस में, कोचिंग्स में क्या पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को, इतने टफ तरीके पढ़ा रहे हैं, जबकि इतने ईजीली हम फिजिक्स को, एजुकेशन को हम बना सकते हैं। दोस्त हमारा आपसे कहना है ये बॉल आई टकराई, चलो तो दोस्त यहाँ पर ये जो सरफेस थी ना, ये जो मौत का कुआं था, मौत के कुएं की जो सरफेस थी ना बेटा, वो अगर गोल थी और उस पर अगर हम नॉर्मल खींचना चाहते हैं, नॉर्मल खींचना चाहते हैं, आपको पता है सर्कल पर अगर पेरीफेरी पर अगर नॉर्मल खींचता हूँ ना, अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो वो सर्कल के सेंटर से होकर जाएगा, यानी ये वाली जो लाइन है ना ये नॉर्मल बन जाएगी। तो मेरे दोस्त ये जो एंगल है ना वो इसके बराबर होगा। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा आपसे भी कहना है सिमेट्री की वजह से, अगर मैं देखूँ सिमेट्री की वजह से अगर ये 3 टक्कर काट रही है, हर बार स्पीड v है, v स्पीड से यहाँ जाएगी तो v स्पीड से यहाँ आएगी, v स्पीड से यहाँ जाएगी तो v स्पीड से यहाँ आएगी, 3 टक्कर अगर ऐसे करने हैं तो ये इन तीनों की साइड्स बराबर हो जाएंगी। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सिमेट्री की वजह से। भाई तीनों बार सेम स्पीड से आ रही है, सेम स्पीड से अगर जा रही है तो मेरे दोस्त मेरा आपसे कहना है ये कुछ इस तरह से हमने सिस्टम बनाया है कि ये सिमेट्रिकली यहाँ पर टकराती है। और अगर सिमेट्रिकली हमने यहाँ पर टकराया तो हमने इस एंगल को बना दिया 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो गया, ये 60 तो ये 60 तो ये भी 60 हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। दोस्त अगर ये 60 डिग्री है तो जरा देखें कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में
में चेंज कितना हुआ है आप देख सकते हैं। आने वाली वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, लौटने वाली वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, इन दोनों के बीच में ये एंगल 60 डिग्री है, तो बेटा ये वाला 120 हो जाएगा कि नहीं, ये वाला 120 हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में दोस्त हमारा कहना है 120 का हो गया एंगल। क्या मैंने आपको ये बात बताई? अब सबसे बड़ी बात, ये दोनों वेक्टर अलग अलग हैं, इनके मैग्नीट्यूड सेम है, आने वाली स्पीड का, आने वाली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v, जाने वाली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v, लेकिन ये दोनों वेक्टर अलग है लेकिन इनके मैग्नीट्यूड सेम है। क्या मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर एक वेक्टर ये है v, अगर उसको मैं थीटा एंगल घुमा देता हूँ और ये नया वेक्टर बन जाता है, ये v1 वेक्टर मान लो, ये v2 वेक्टर, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड v है, तो जो चेंज इन वेक्टर है दोस्त, चेंज इन वेक्टर है, ठीक है, वो होगा 2v साइन थीटा बाई 2। मैं ये आपको पढ़ा चुका हूँ पहले सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर वाले चैप्टर में, लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर किसी वेक्टर में अगर मैंने उसको घुमा दिया, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, तो उसमें जो चेंज हो जाता है वो इतना हो जाता है। और मैंने इसको आपको करके भी दिखाया था दोस्त, मैंने आपसे कहना है, मैंने कहा था कि भैया किसी दो वेक्टर का जो चेंज है a माइनस बी, वो हो जाता है, मान लो यहाँ होता v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा का अंडर रूट, यहाँ पर v1 और v2 सेम है v, ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू निकल कर आ जाती है। ये सब हम पहले ही देख चुके हैं, मैं उनके लिए रिवाइज कर रहा हूँ जिन्होंने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं, सीधे इस वीडियो पर आ गए हैं। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई आपके किसी दोस्त ने इसे फॉरवर्ड किया हो आपको, आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैंने इतना बता दिया दोस्त। यहाँ पर इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी बेटा इस टक्कर पर कितना हो गया, ज़रा वो देख लेता हूँ। इस टक्कर में चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, तो वो हो जाएगा 2v साइन थीटा बाई 2। थीटा क्या है, कितने एंगल से घूम गया, 120 डिग्री बाई 2, दैट इज़ 2v साइन 60 डिग्री। इतना तो भैया मैग्नीट्यूड हो गया चेंज इन वेलोसिटी का। चलो अब मैं निकालना क्या चाहता हूँ, ये देखो ज़रा, मैं ये निकालना चाहता हूँ कि बॉल यहाँ टकराई ना, बॉल यहाँ टकराने के बाद जब यहाँ से यहाँ आई, तो देखो यहाँ तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, देखो बॉल टकरा रही है, यहाँ से यहाँ तक स्पीड भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हुई है। स्पीड यहाँ से यहाँ तक, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई है। मैं एवरेज चेंज इन वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मैं निकालना चाहता हूँ। एवरेज, ज़रा देखना, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन टू कोलिजन्स, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन टू कोलिजन्स। मेरे दोस्त एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, यही तो होता है। मेरे दोस्त बॉडी यहाँ टकराई, यहाँ पर कुछ एक्सेलरेशन था इसका, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई, उसके बाद यहाँ से यहाँ आई, यहाँ तो कोई एक्सेलरेशन नहीं था, फिर से टकराई, यहाँ पर फिर से टकराई, फिर यहाँ से आ गई। इन दो टक्करों के बीच में कितना, इन दो जस्ट इस टकराने से पहले से लेके जस्ट यहाँ टकराने से पहले तक, देखो एक बार टक्कर हुई है, जिस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक बार टक्कर हुई है। टाइम कितना लगा, लगभग यहाँ से लेके यहाँ पे आने का टाइम, ठीक है। एक बार टक्कर हुई तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, वो हमने देखा, एक बार टक्कर से 2v साइन 60 होती है, डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ आने का टाइम, क्या निकल के आ जाएगा, फिर दो टक्करों के बीच का, दो कोलिजन्स के बीच का एवरेज एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा। सर इसमें लेकिन सर्कुलर मोशन कहाँ हो रहा है, ये तो आप तिकोना मोशन कह रहे हैं, ये तो आप कह रहे हैं ट्रायंगुलर मोशन है। अभी रुको सब्र करो, ठीक है। तो हमारा आपसे कहना है यहाँ से लेके यहाँ का आने का टाइम निकाल लेते हैं, डेल्टा टी। दोस्त यहाँ से यहाँ तो कांस्टेंट स्पीड से आया, जब कांस्टेंट स्पीड से आता है आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। स्पीड तो भाई मेरे को पता है v है, और डिस्टेंस हो जाएगा ये। ज़रा देखो इस वाले ट्रायंगल में, ज़रा इस वाले ट्रायंगल में देखो, मैं बाहर फिर से बना देता हूँ इसको। बेटा इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, और आपको ये बात पता है कि ये जो टोटल एक पॉइंट पर बने हुए सारे के सारे तीनों एंगल जो होते हैं 360 होते हैं, तो ये वाला जो एंगल है ना 1/3 जो बना, वो 120 का हो जाएगा। 120 का अगर हो जाता है तो ज़रा देखो ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया मेरे दोस्त, अगर ये r है ना तो ये 120 है, ये 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा r sin 60, ये वाली साइड r sin 60 हो जाएगी, और ये वाली साइड भी r sin 60 हो जाएगी। बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना निकालना था मुझे डिस्टेंस, देखो मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दिया, ये r है तो ये r sin 60, ये r है तो ये r sin 60।
या और आर कॉस 30, आप यहाँ से 30 एंगल देखो तो यहाँ से कॉस कर सकते हो। तो बेटा यहाँ से टोटल मिला के ये कितना हो गया 2r साइन 60 डेल्टा टी, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 2r साइन 60। यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा। देखो कितना इजी है, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा। एक रिक्शे वाले को, अच्छा चलो रिक्शे वाले को नहीं छोड़ो, और 9th के बच्चों को समझाया जा सकता है कि इसका एवरेज एक्सेलरेशन देखो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। बच्चू छोटू बच्चू क्या निकल कर आया, ये v²/r। अगर ये बॉल बार बार टकराती रहती है तो इसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना आया, v²/r। चलो सर आप कहना क्या चाहते हैं, अरे भाई आप कहना क्या चाहते हैं, अभी देखो बच्चा सामने आएगा। न्यूटन अंकल जी ने कितना इजी तरीका दिया है, किताबों में है ही नहीं, किताबों में पढ़ाते ही नहीं है, दुर्भाग्य है। काश जब मैं पढ़ता था मैं इतना परेशान रहता था ना सर्कुलर मोशन से कम वक्त, और इतने टफ डेरिवेशंस रहते थे, क्या डेरिवेशन है यार, मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इतना टफ वेक्टर्स लगा रहे हैं, इतने टफ कॉन्सेप्ट्स लगा रहे हैं वेक्टर्स के, तो कितने इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब न्यूटन अंकल जी ने कहा यार अब अगर यही बॉल 4 बार टकराए, अभी तो 3 बार टकरा रही थी, मान लो सिमेट्रिकली ऐसे गई, यहाँ पर टकराएगी, हमने मान लो 45 डिग्री पे इसे टक्कर करवाई इसकी, ऐसे करके आ जाएगी, ये भी 45 डिग्री बनेगा, दोनों एंगल सेम होंगे, फिर यहाँ आ जाएगी। इलास्टिक कोलिजन है, जिस स्पीड से यहाँ गई उस पर यहाँ गई, फिर ऐसे जाएगी और फिर ऐसे चली जाएगी। दोस्त ये स्क्वायर बना देगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं नज़र यहाँ देखता हूँ, ये 4 बार इसने जो टक्कर करी, यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, उसके लिए मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। बेटा चेंज इन वेलोसिटी मुझे पता है, पहले वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, बाद की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। आँखें खोल के देख लो, ये तो 90 डिग्री है, ये तो रिक्शे वाले को पता, ये तो रिक्शे वाला भी बता सकता है कि चेंज इन जो एंगल चेंज हुआ वो कितना चेंज हुआ भैया, 90 डिग्री। तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2v साइन 90/2। ठीक है भाई, θ/2 था, क्या हो जाएगा 2v साइन 45 डिग्री। चलो बिल्कुल यूनिटरी तरीके से कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके से। देखो न्यूटन ने कितना बेसिक सोचा है, और हम बच्चों को कितना कॉम्प्लेक्स सोचवाते हैं अपनी पढ़ाई में, और इसी वजह से बच्चा फिजिक्स छोड़ देता है, इसी वजह से बच्चा साइंस साइड छोड़ देता है, इसी वजह से बच्चे को रात में फिजिक्स के बुरे बुरे सपने आते हैं। बबलू कह रहा है, चलो छोड़ो यार क्या कहें, इधर आओ दोस्त। हमारा कहना है बबलू कह रहा है मेरे सपनों में तो कटरीना कैफ आती है, बबलू तुम सुधर जाओ, इधर आओ दोस्त। हमारा आपसे कहना है दोस्त, ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लेता हूँ, तो 2 टक्कर के बीच का मैंने टाइम निकाल लिया, किसी एक टक्कर में कितना चेंज इन वेलोसिटी हुई वो निकाल लिया, अगली टक्कर तक कितना टाइम लगेगा वो निकाल लिया, अगली टक्कर तक टाइम लगेगा वो लगेगा ये वाली डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस देखो, ये रेडियस है, और मुझे पता है ये एंगल 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री होगा। तो देखो ये r है, ये 90 डिग्री है दोस्त। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं निकाल सकता हूँ, r है ना, तो ये r√2 हो जाएगा। ठीक है, ये r√2 हो जाएगा। तो दोस्त हमारा कहना है, या आप देख लो, ऐसे करके देख लो, ये साइन 45 तो 2r साइन 45 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त डिस्टेंस तो हो गई 2r साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई स्पीड। अब अगर मैं बेटा डेल्टा v से डेल्टा t डिवाइड कर दूँ तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसका एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। डेल्टा की बात कर रहा हूँ, dt की बात नहीं कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 में आप देखो, मैंने पढ़ाया आपको डेल्टा और dt, डेल्टा t और dt में क्या अंतर रहता है। तो बेटा इसका भी एवरेज जो एक्सेलरेशन है ना, इसका भी जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो निकल कर आएगा। दोनों को डिवाइड कर दूँ, 2v साइन 45 डिवाइड बाई 2r साइन 45 अपॉन v, इससे ये कटा, इससे बिल्कुल सेम प्रोसेस, v²/r। अरे ये क्या हो गया भैया, ये क्या है, ये तो 2 अगर हमने वो लिए, अगर हमने 3 साइड्स ली तो भी एवरेज एक्सेलरेशन आ रहा है v²/r। अगर हमने 4 साइड ली तो भी एवरेज एक्सेलरेशन आ रहा है v/r, v²/r। बाबू अपने घर पे करके देख लेना। For those who are very much enthusiastic about solving complex some kind of geometrical problems, some kind of even tougher geometrical problems, आप 5 साइड में बॉल को सिमेट्रिकली टक्कर करवाइएगा, आंसर यही आएगा।
आप 6 साइड में करवाइएगा हेक्सागन बनवा के। हेक्सागन में आसान रहेगा क्योंकि उसमें तो एंगल थोड़े से वो हो सकते हैं, हेक्सागन में आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, निकालना बैठ के, आंसर यही आएगा। न्यूटन ने 7, 8, 9, 10 इतनी साइड से निकाला, हर बार आंसर सेम आ रहा था। फिर न्यूटन का आर्गूमेंट सुनो, फिर सुनो इसका आर्गूमेंट। एग्जैक्टली न्यूटन ने नहीं किया था बट इस लाइन पर किया था, उसके बाद और लोगों ने इसे डेवलप करके यहाँ तक लाया। बट मेन आइडिया इसे कहा ही न्यूटन का मेथड जाता है, न्यूटन पॉलीगन मेथड कहा जाता है इसको। अब न्यूटन का आर्गुमेंट सुनो तुम। अगर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारी की सारी साइड में ये आ रहा है, तो उसने ये कहा कि अगर किसी, ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये 6 साइड्स हैं, अगर मैं कोई ऐसा एक वो बना दूँ ना जिसमें कि बहुत सारी साइड्स हो, इनकी वैल्यू 50,000, 1 लाख 10 करोड़ हो मान लो, तो ऑलमोस्ट सर्कल बन जाएगा, ऑलमोस्ट सर्कल बन जाएगा। सर्कल में भी मान सकता हूँ हर मोमेंट पर वो अपने बराबर की साइड से टकरा रहा है, जस्ट धर 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 बहुत जल्दी जल्दी। अगर गोल गोल कोई बॉल घूम रही है ना, तो हम मान सकते हैं कि वो बहुत जल्दी जल्दी टकरा रही है, बहुत जल्दी जल्दी टकरा रही है। उसका एन मान लेते हैं 1000 है, 10,000 है। कैसे कैसे अगर एन बढ़ाते जाएं तो वो कन्वर्ट हो जाता है, एक रेगुलर पॉलीगन कन्वर्ट हो जाता है सर्कल में। मैंने इसकी 2-3 डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं लिंक्स, मैं उनको यहाँ नहीं दिखा सकता यूट्यूब में भी, कॉपीराइट इश्यूज़ में भी दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, आप जाके उनको चाहो तो अभी मुश्किल से 10-10, 20-20 सेकंड की वीडियोज़ हैं, ठीक है, चाहो तो अभी पॉज करके देख के आ जाओ, आपका चमक एकदम चमक जाएगा। ओ वाह, ये है मतलब, देख के आओ आप, पॉज करो यहाँ पर, ठीक है, वीडियो को, और उन 2-3 लिंक्स में देख कर आओ कि किस तरह से साइड्स बढ़ाते बढ़ाते सर्कल ही बन जाता है। तो न्यूटन का आर्गूमेंट ये था कि जब साइड 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसी 25,000 साइड हो जाएंगी, सर्कल बन जाएगा। सर्कल का भी एवरेज एक्सेलरेशन जो है ना हर मोमेंट पर, हमने कहा था 2 टक्कर के बीच का एक्सेलरेशन। अब वहाँ तो टक्कर ही बहुत पास होगी ना। अगर इसी में मैं बहुत ऐसा करके इस तरह का मैं एक रेगुलर पॉलीगन बना दूँ जिसमें कि मान लो 10,000 साइड हो, तो एक साइड बड़ी छोटी हो जाएगी, तो वो टक्कर बहुत जल्दी जल्दी होंगी, कोलिजन बहुत जल्दी जल्दी होंगे, तो वो टाइम dt की तरफ टेंड कर जाएगा, तो वो एवरेज एक्सेलरेशन तब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन जाएगा। कितना इजी और कितना इंट्यूटिव है। अच्छा अब ये देखो, यही जो है ना इंट्यूटिव कितना है कि यार एक बॉल है, धर 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 गोल गोल घूम रही है, हमने उसका एक्सेलरेशन निकाल लिया कि उससे चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, टाइम से डिवाइड कर दिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब टाइम बहुत छोटा हो तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन गया वो। ऐसे हम अगर बच्चे को पढ़ाएं तो उसे अंदर से कितनी फील आ जाए कि वाह वाह, क्या कितनी ज़बरदस्त, क्या कहते हैं, इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है और इंसाइट भी दिख रही है फिजिक्स की, अंदर से हमें फील आ रही है। चलो भाई दोस्त, अगर ये हैं तो आप अब इसमें ये भी करके देख लेना। आप में से कोई कुछ कहेगा कि सर 2 अगर हों तो, बबलू कह रहा है सर अगर 2 टक्कर हो रही हो, तो आप इसमें भी करके देख लेना, ऐसे करके टक्कर करके देख लेना। इसमें भी एवरेज एक्सेलरेशन v² आ रहा है, कितनी भी साइड्स हो। इसका मैं जनरल आपको यहाँ तक खत्म हो गया तो आर्गुमेंट ही खत्म हो गया, ठीक है, फिर भी मैं आपको एक जनरल कैलकुलेशन और करके दिखा देता हूँ। ये पूरा का पूरा जो भैया वीडियो है, ये पूरा का पूरा क्या है, ऑप्शनल है। क्या है भाई? ऑप्शनल है। ऑप्शनल का क्या मतलब? ऑप्शनल मतलब है कि भैया ऐसा तो नहीं है कि अबे यार लाइट हमारी बंद हो रही है, चालू हो रही है, ओए 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 मिस लाइट आप क्या कर रही हैं? चलिए लो भाई, बंदी हो गई, चलो जल गई, गड़बड़ हो रही है, लाइट में गड़बड़ हो रही है। हाँ चलिए, तो दोस्त हमारा आपसे कहना है, लग रहा है मुझे रुकना पड़ेगा। ओके हो गई, चालू हो गई। तो दोस्त हमारा आपसे कहना है कि मैं जनरल करा देता हूँ आपको। इन जनरल में अगर आपको कराता हूँ, मैं कहता हूँ जी एक बॉल आई यहाँ पे थी, एक बॉल यहाँ पर आई, टकराई, ये इसका सेंटर था, ध्यान से देखो भाई, यहाँ से टकरा के वो यहाँ टकरा गई, ठीक है, यहाँ भी हमने सेंटर से मिला दिया, ये भी नॉर्मल होगा। मैं मान लेता हूँ ये एंगल फाई है, तो ये भी एंगल फाई होगा। समझ में आ रहा भाई? ये मौत का कुआं जो था, सर्कल था, उसकी सरफेस है। चलो दोस्त, हमको ये बात भी पता है कि जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है ट्रायंगल में, जो साइड ये है वही साइड ये है, तो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, जो एंगल ये है फाई, वही एंगल फाई ये होगा। देखो 2 कॉन्सेप्ट लगाए मैंने यहाँ, तो मैंने लगाया है इलास्टिक कोलिजन का, किसी भी सरफेस पर नॉर्मल से इधर का एंगल इक्वल टू इधर का एंगल, कौन सा ऑप्टिक्स में जो हमने पढ़ा है I इक्वल टू R, उस टाइप का कुछ फंडा लगाया जो कि आपको आगे आगे प्रूव कराया जाएगा। दूसरा मैंने यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल का लगाया। चलो, और ये मैं एंगल ले लेता हूँ, मान लो कितना ले लूँ, डेल्टा थीटा ले लूँ, थीटा ले लेता हूँ। चलो ये वाला एंगल कोई नहीं। मेरे बच्चे, मेरा आपसे कहना है, ज़रा मैं अगर ये देखूँ कि कितना
कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, कितना एंगल चेंज हुआ। बच्चा देखो वेलोसिटी पहले इस तरफ थी, छोटा बच्चा इधर थी, वेलोसिटी बाद में मेरे बच्चे इधर हैं। बच्चों ये वाला एंगल हुआ कि नहीं, इस एंगल को मैं डेल्टा कह देता हूँ, ठीक है, इस एंगल को मैं डेल्टा कह देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो बच्चे थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाता हूँ, थोड़ी सी, ठीक है। एक इस ट्रायंगल में लगा लेता हूँ, मुझे पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है ना थीटा प्लस फाई, देखो ये दोनों फाई हैं, फाई प्लस फाई इक्वल टू 180 होगा। ये दिख रहा है आपको ये बात भी पता है कि एक लाइन पर, देखो ये वाली एक लाइन है, एक लाइन पर बने सारे के सारे एंगल्स जो है ना उनका सम 180 होता है। इस लाइन पर एक ये फाई एंगल बन रहा है, दूसरा एंगल ये फाई बन रहा है, तीसरा एंगल ये डेल्टा बन रहा है, ये मिला के 180। बेटा इन दोनों इक्वेशन से देख लेना, फाई से फाई कैंसिल हो जाएंगे, थीटा इक्वल टू डेल्टा निकल के आएगा, यानी ये एंगल भी थीटा हो गया। यानी वेलोसिटी कितना चेंज हुई, वेलोसिटी कितना एंगल चेंज हुई, थीटा एंगल चेंज हुई। अगर ये एंगल थीटा है तो दोस्त चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर जो है फिर क्या हो जाएगा, 2v साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये क्लियर है, थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये हो जाएगा, अब मैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लेता हूँ, कितना हुआ होगा, उससे निकल के आ जाएगा डेल्टा टी इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में ये आर है, ये आर है, आधा कर दूँ, ये एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये पोर्शन आधा जो है वो हो जाएगा आर साइन थीटा बाई 2, टोटल मिला के 2r साइन थीटा बाई 2, डबल है ना, ये वाला भी है। तो दोस्त डिस्टेंस हो जाएगी 2r साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई वेलोसिटी डिवाइड बाई v स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से इधर गया है, दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा, बच्चा एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। देखो कितना इजी है, इससे ये कटा, हर बार मैंने यही किया है, 2 से 2 काटा है, साइन से साइन काटा है, बच्चा निकल के इन जनरल केस में आ गया v²/r, हो गया काम। किसी भी एंगल के लिए एंगल कितना भी छोटा कर दो, थीटा को कटना तो ऊपर भी थीटा होगा, नीचे भी थीटा बाई 2 होगा, साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा, खत्म हो जाएगा मामला। थीटा कितना भी छोटा हो तो ये सर्कल बन जाएगा, ये पॉलीगन जो है कि इसमें तब्दील हो जाएगा सर्कल में। कितना खूबसूरत, कितना दोस्त खूबसूरत जो है ये तरीका है कि नहीं है भाई दोस्त। अगर ये है तो अब इसी पर एक और तरीके से करा देता हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, ये 2 तरीके तो ऐसे हैं जेम ऑफ द मेथड्स, ठीक है। मैं बच्चे को ये दिखाना चाहता हूँ कि जो हम टफ चीज़ें पढ़ाते हैं वो कितनी इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, उनका इनसाइट दिखाऊँ। पहले 2 में तो बहुत ज़बरदस्त इनसाइट, पहले 2 डेरिवेशन में बहुत ज़बरदस्त इनसाइट हमें दिखती है। अब तीसरा तरीका जो है वो इंडियन बुक्स में कुछ में दे रखा है, उसे मैं जल्दी से कर देता हूँ, क्योंकि प्योरली अगला तरीका है वो प्योरली मैथमेटिकल है दोस्त, मैथमेटिकल है। तो मेरे दोस्त मेरा आपसे कहना है, इसके लिए हल्का सा आपको मैथमेटिक्स मुझे बताना पड़ेगा, और वो मैथमेटिक्स एक नई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये बात पता है कि मैं मैथमेटिक्स जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है ना वैसे वैसे डिस्कस करता चला जाता हूँ, थोड़ी स्पीड बढ़ा दूँगा इस वाले डेरिवेशन में, ठीक है दोस्त। मैथमेटिक्स में ये अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, ये पहली जब 11वीं क्लास में बच्चा बिल्कुल पैदा होता है ना, बिल्कुल आता है, उसी समय उसे पढ़ाया जाता है, और उसे कुछ समझ में नहीं आता या जो पढ़ा रहे हैं क्यों पढ़ा रहे हैं। आज ज़रूरत पड़ रही है तो आज पढ़ा दो, और अब तक आपकी बुद्धि डेवलप हो गई होगी, पढ़ाई में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया होगा। और वहाँ पढ़ा रहा हूँ जहाँ ऑप्शनल लेक्चर है, ये पूरी तरह ऑप्शनल लेक्चर है। अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ होमवर्क कर रखा है, असाइनमेंट कर रखे हैं, और एडिशनल जानकारी चाहना चाहते हैं, तब आप देखें इसे। नीट और जेईई में, जेईई मेंस तक में, जेईई एडवांस में ये डेरिवेशन तो नहीं आएंगे ना। हाँ, इनमें बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं जेईई एडवांस में जे इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। मैथमेटिक्स में हम ये कहते हैं कि अगर एक ट्राइंगल है मान लो, ठीक है, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एंगल थीटा है। क्वेश्चन ये हमारा फंडा कहता है कि इफ़ थीटा इज स्मॉल, अगर एंगल थीटा स्मॉल है, इफ़ एंगल थीटा इज स्मॉल, तो जब हम साइन थीटा निकालेंगे ना उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट थीटा के बराबर आएगी। ये हम बताते हैं बच्चे को मैथमेटिक्स में, इसका यूज़ बहुत जगह होता है फिजिक्स में, मैं आपको आज ये बता रहा हूँ दोस्त। ये होता है, तो ये कैसे प्रूव करें सर? देखो थीटा बहुत छोटा है ना, तो ज़रा देखना, जैसे जैसे मैं थीटा को छोटा करता जाऊँगा ना, ज़रा देखना आप, ये वाली साइड तो फिक्स रही है वाली, लेकिन थीटा को छोटा करने से एक ये साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, ज़रा आप देखो, ये साइड अगर 1 मीटर की थी ना तो निश्चित रूप से देखने से ही दिखाई दे रहा है ये साइड बड़ी है, ये वाली साइड बड़ी है, ये साइड थोड़ी छोटी हुई इससे, ये साइड और छोटी हुई,
जैसे जैसे मैं थीटा को छोटा करता जाऊँगा ना, इन दोनों का डिफरेंस कम होता चला जाएगा, इन दोनों की लंबाई लगभग बराबर होती चली जाएगी। फिर से सुनो, मैंने ये कहा ये साइड और थीटा बड़ा कर दो, ये साइड और बड़ी हो जाएगी, ये साइड साफ साफ दिखाई दे रही है, ये इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है करीबन ये वाली साइड, देखें तो ये तो छोटी है। लेकिन जैसे जैसे मैं एंगल को थीटा को छोटा करता जाता हूँ, ये दोनों साइड बराबर होती चली जाएंगी। बहुत छोटा कर दूँ ना तो ये साइड ऑलमोस्ट बराबर हो जाएंगे दूसरे। चलो भाई मान लिया, किसी भी समय मान लेते हैं ये x है, ये साइड मान लो कुछ भी मान लो, क्या मानोगे, r मान लो, चलो ठीक है। साइन थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा दिस। अच्छा ये साइड r है ना, और थीटा बहुत छोटा है तो ये भी ऑलमोस्ट r होगा, ये समझ में आ रहा है। ये साइड r है, थीटा बहुत छोटा है तो ये भी ऑलमोस्ट r होगा। तो साइन थीटा को मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ x/r। वैसे होता है दिस अपॉन दिस होता है ना, x/r हो गया। चलो मैं अगर ये थीटा बहुत छोटा है ना, तो देखो ट्रायंगल कुछ कुछ ऐसा बनेगा, एकदम पतलू सा बनेगा, पतलू सा बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं इसको मान सकता हूँ बेटा एक सर्कल का हिस्सा मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ, बालक बताओ मान सकता हूँ। बबलू कह रहा है बिल्कुल मान सकते हैं सर। तो दोस्त मेरा आपसे कहना है भाई लोग, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूँ ना, तो ये अगर रेडियस r है तो ये भी रेडियस r है, और थीटा अगर बहुत छोटा है ना, तो वास्तव में तो ये क्या होता है, आर्क होता है। थीटा को हम डिफाइन करते हैं आर्क अपॉन रेडियस, लेकिन थीटा बहुत छोटा है ना, तो ये आर्क ऐसे करके गोल जो आर्क बनेगी, या हम सीधे एक स्ट्रेट लाइन खींच दें यहाँ पर 90 डिग्री बना के, इस केस में ऐसे ये लगभग इनकी बराबर लंबाइयाँ बराबर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, बहुत पास होंगे, बहुत लंबाई बराबर हो जाएगी। तो मैं इसको लगभग लिख सकता हूँ, ऑलमोस्ट थीटा को यहाँ पर लिख सकता हूँ, एक मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया x/r, यानी हमने इस ट्रायंगल को ना एक सर्कल का हिस्सा मान लिया, बहुत छोटे से सर्कल का ये हिस्सा मान लिया। अगर इस सर्कल का हिस्सा होता तो ये होता थीटा होता आर्क अपॉन रेडियस, ये आर्क ये वाली साइड बन जाती, लगभग ये आर्क बन जाती। चलो दोस्त यहाँ से हमने मैच कर दिया, तो यहाँ से साइन थीटा देख लो इक्वल टू थीटा बन जाएगा। लेकिन ये तब है जबकि थीटा बहुत छोटा, अगर थीटा बड़ा है तो उस केस में बेटा मैं ये दोनों साइड बराबर नहीं कर सकता। मैं इस ट्रायंगल को आई कैन नॉट एज्यूम दिस ट्रायंगल टू बी ए पार्ट ऑफ ए सर्कल, मैं पार्ट ऑफ ए सर्कल नहीं मान सकता हूँ अगर थीटा बड़ा है। तो चलो इसका मैं अगर मैं कभी कभी क्लास में होता हूँ ना, तो इसका मैं प्रैक्टिकल भी मतलब इसको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ कि देखो साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, थीटा किस में है, रेडियन में है। यहाँ पर थीटा इसमें क्या है, ये रेडियन में है, रेडियन में है बेटा। 30 डिग्री पे जरा देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू कितनी आती है, थीटा की वैल्यू कितनी आती है, देखते हैं। साइन 30 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की 1/2 वैल्यू होती है 0.50। चलो 30 डिग्री की रेडियन में कितनी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की हमें पता है, हमने देखा था थीटा रेडियन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एसआई यूनिट में हमको चर्चा कर रहे हैं, हमें पता है एसआई यूनिट में एंगल की जो वैल्यू है, एंगल की यूनिट है वो रेडियन होती है। हर चीज़ रेडियन में हमें करनी है। एंगल के केस में मेरे दोस्त 30 डिग्री इंटू रेडियन में चेंज किया π/180, ये मैंने पढ़ा रखा है, चैप्टर 2 ये पढ़ाया था। थीटा को रेडियन को डिग्री को रेडियन में या कैसे चेंज करें, वाइस वर्सा। π/6 हो जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14/6, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.52। देख लो भाई, साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री के लिए 0.50, ऑलमोस्ट थीटा की वैल्यू 0.52। यू कैन सी दैट साइन 30 डिग्री ऑलमोस्ट इक्वल टू द एंगल व्हेन एंगल इज टेकन इन रेडियन, नॉट इन डिग्रीज। बस अगर आपने ये समझ लिया तो देखो अगला तीसरा मेथड कितना इजी है यार, कितना इजी है यार। हमारा बबलू ऐसे करके जा रहा था v स्पीड से, ठीक है, डेल्टा थीटा एंगल घूम गया, अब उसका मुंह इस तरफ है। वेलोसिटी भी आपको पता है, अगर यहाँ पर वेलोसिटी भी डेल्टा थीटा एंगल घूमी होगी तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, देखो एक लाइन में हो जाएगा v साइन डेल्टा थीटा बाई 2, ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। अगर इसे मैं टाइम से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से यहाँ तक का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर मैं बहुत छोटा टाइम ले लूँ तो मैं इसको dv/dt लिख सकता हूँ। बहुत छोटा टाइम में चेंज, उसमें वेलोसिटी में चेंज बहुत छोटा होगा, 2v साइन d थीटा बाई 2 अपॉन dt। अगर एंगल बहुत छोटा है तो मैं साइन थीटा को ऑलमोस्ट थीटा लिख सकता हूँ। एंगल d थीटा होता है बहुत छोटा होता है, dt टाइम बहुत छोटा होता है, d थीटा बहुत छोटा एंगल होता है, दोस्त हमारा कहना है ये हो जाएगा d थीटा बाई 2। बच्चों 2 से 2 कटा और ये देखो ये क्या बन गया, d थीटा ओवर dt बन गया। दोस्तों बहुत रिसर्च के बाद पता चला कि d थीटा ओवर dt क्या था, ओमेगा था। ओमेगा रख दो, v इंटू ओमेगा हो गया। और ओमेगा तो पता है प्राजीवी/r होता है,
v इंटू वी अपॉन आर दैट इज़ वी स्क्वायर अपॉन आर। एक तरीका ये भी रहता है इसको सॉल्व करने का, ये भी देखो 2-4 लाइनों में हो गया। ये प्योरली मैथमेटिकल तरीका सा है करीब करीब, ऐसे तो ठीक है समझ में भी आता है कि यार ये बॉडी इधर से इधर गई, इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, इसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन इतना रहा है। चौथा तरीके से भी कराऊँ या चौथा तरीका जो है उसमें दे दूँ, चौथा तरीका जो है आपको नोट्स में दे दूँ हैं। चौथे तरीके में चलो चौथे तरीके को मैं नहीं कराता हूँ, ठीक है, वो प्योरली डिफरेंशिएशन वाला तरीका है, वो बुक्स में दे रखा है, ठीक है, कुछ बुक्स में दे रखा है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम चर्चा करते हैं, अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की चर्चा करते हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मानता हूँ एक बॉडी है v स्पीड से लगातार चल रही है, चलते चलते मेरे दोस्त यहाँ पर आ गई, चलते चलते वो यहाँ पर आ गई। ये ओरिजिन से मान लो स्टार्ट करी थी, यहाँ पर इसके जो एक्स ओरिजिन यहाँ नहीं है, एक मिनट, हाँ ठीक, ओरिजिन यहाँ है, इसके सेंटर पर है, ठीक है दोस्त। हमारा आपसे कहना है यहाँ से स्टार्ट करी तो कुछ देर बाद इसका एक्स कोऑर्डिनेट इतना हो गया और इसका वाई कोऑर्डिनेट इतना हो गया। ओरिजिन से अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर देखूँ, देखो टफ चीज़ें आनी शुरू, पोजीशन वेक्टर, समझ रहे हो। अब ये तरीके उनको समझाए जा सकते हैं जिन्हें डिफरेंशिएशन भी आता हो, पोजीशन वेक्टर भी आता हो, जो वे गांव वाले तरीके नहीं हैं कि बिल्कुल इजी करके और बच्चे को समझा दिया, जिसमें ये टफ तरीके हैं। दोस्तों अगर ये है ना तो किसी भी समय में यहाँ से मैं इसका ये घूम गया है, मान लो टी टाइम में यहाँ तक आ गया, डेल्टा टी टाइम में यहाँ पे आ गया, तो किसी भी समय में इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूँ। आप याद करिए मैंने पढ़ाया था आपको एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप पढ़ाया था कि नहीं, उसके पढ़ाया था। तो यहाँ से देखूँ तो अगर ये एंगल थीटा घुमा है ना तो x को तो मैं लिख सकता हूँ ये r है, ये रेडियस है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, मैं ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट मान रहा हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है दोस्त। r अगर ये है तो मैं x को लिख सकता हूँ r cos थीटा और y को लिख सकता हूँ r sin थीटा, लिख सकता हूँ किसी भी समय r। तो किसी भी समय वेलोसिटी वो दी जा सकती है dr/dt से, एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डिफ्रेंशिएट करते समय क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं चेंज हो रहा है, थीटा लगातार टाइम के साथ चेंज हो रहा है, आर चेंज नहीं हो रहा, तो दोस्त आर तो ऐसे ही रहेगा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन मैंने बताया नहीं है, शायद आपको पता नहीं, बता दिया है, एक क्वेश्चन में बता दिया मैंने आपको, ठीक है पीछे कराया था। कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, और जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, अगर यहाँ पर टी होता तो सीधे माइनस साइन टी आ जाता, लेकिन चेन रूल्स है मेरे दोस्त, यहाँ पर सिंस टी नहीं है थीटा है, इसलिए अब ये डी थीटा ओवर डी टी भी आ जाएगा, ठीक है। इसको भी और ढंग से समझाऊंगा कि कैसे आया कैसे नहीं आया। आई कैप कांस्टेंट है, वो ऐसे कैसे रह जाएगा, हमें पता है जो चीज़ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रही है आर और आई कैप वो तो ऐसे ही रह गए। प्लस दोस्त अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, आर का ये हो गया साइन थीटा, आपको खुद ही लग रहा होगा गौरव सिंघल सर एकदम अब जो है इतना टफ कैसे पढ़ा रहे हैं। जे कैप दोस्त साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, और डी थीटा डी टी यहाँ पे भी पुराने आर्गुमेंट के हिसाब से आ गया। तो यहाँ से आ गया तो ये हम अब क्या कर सकते हैं, इसमें डी थीटा ओवर डी टी और आर कॉमन ले लेते हैं, आर कॉमन लिया, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप इंटू डी थीटा ओवर। अब लग रहा है कि नहीं आपको कुछ टफ पढ़ रहे हैं, अब मज़ा आ रहा है सर, टफ पढ़ा रहे हैं आप, पहले तो बहुत ईजी पढ़ाते हैं, मज़ा नहीं आता है। हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी है यार, असली तो टीचर वो है जो ऐसा पढ़ाएगी किसी समझ में ना आए तब लगेगा हाँ यार क्या पढ़ाया यार उस टीचर ने, वाह कुछ समझ में ही नहीं आया। चलो दोस्त वेलोसिटी है ना, तो एक्सेलरेशन इसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं, इस यहाँ कर देते हैं, चलो ठीक है इस लाइन में कर देते हैं, या नीचे कर लो, चलो एक ही बात है। ये डी थीटा ओवर डी टी ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू डी थीटा ओवर डी टी। तो आर और ओमेगा तो कांस्टेंट ही रहा, अंदर गए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस तो ऐसे रहेगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और फिर से चूंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स, अब डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं आपको पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है डी वी ओवर डी टी, थोड़ा तेज चल दिया मैं, एक्सेलरेशन निकालना था तो फिर से इस वक्त को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, प्योरली मैथमेटिकल, अंदर से कुछ इनसाइड नहीं दिख रही है, ठीक है दोस्त। कॉस थीटा यहाँ पे इस ये और ये तो सेम ही रहे, माइनस साइन भी सेम ही रहा, साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया डिफरेंशिएशन, फिर डी थीटा ओवर डी टी आया, आई कैप रहेगा ये पहले की तरह, प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, डी थीटा ओवर डी टी क्योंकि डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और फिर जे कैप ये आ जाएगा। बस भाई ये भी ओमेगा बन जाएगा, ये ओमेगा बन जाएगा, माइनस भी साइन बाहर आ जाएगा, यहाँ से आप देखोगे तो एक ओमेगा और बना बाहर आया, तो ये माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और ये बन जाएगा
कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। थोड़ी राइटिंग खराब आ रही है मेरी। एक आर, ये आर जो है ना, इस आर को हम अब क्या करते हैं, अंदर भेज देते हैं। भाई आर अंकल तुम अंदर चले जाओ। अब जरा देखना, ये ना आर वेक्टर बन गया। देखो आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, दोस्त ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर बन गया। एक्सेलरेशन इसका देखो मैथमेटिक्स से क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, एक तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया कि किसी भी समय एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है ना वो ओमेगा स्क्वायर आर है, दैट इज़ वी स्क्वायर अपॉन आर। ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर रख देना, वो आ जाएगा। दोस्त हमारा आपसे कहना है, आप ये भी डायरेक्शन भी देखो इसमें आ रही है, इस वाले तरीके में क्या आ रही है, वो ये आ रही है कि भाई जिस डायरेक्शन में आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन उसके नेगेटिव साइन माइनस साइन, आपको याद हो नेगेटिव वेक्टर हमने पढ़े थे, एक वेक्टर इधर है माइनस है अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये वेक्टर अगर इधर है तो माइनस वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सेंटर की तरफ होगा, इसलिए हम इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ईजी है ये, उन बच्चों के लिए ईजी है जिनको चीज़ समझ में आ गई। मुझे ऐसा लगता है कि आज ये जो मैंने आज भी कराए हैं उनमें सबसे पहले जो मेथड्स हैं ना, उनसे बच्चे की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे छोटे छोटे भोले वाले बच्चे हैं उनकी एक हम नई पीढ़ी तैयार कर पाएँ जो कि वाकई में फ़िज़िक्स को माने कि यार फिज़िक्स इतना ईजी है जितना कि वीडियो गेम खेलना। जब मैं वीडियो बनाने शुरू करे थे ना, मेरा एम यही था कि मैं वीडियोज़ को ऐसा बना दूँ कि बच्चों को जितना मज़ा ना कपिल शर्मा के कॉमेडी देखने में आता है या वीडियो गेम खेलने में उसे मज़ा आता है, उतना ही फिज़िक्स के मेरी वीडियोज़ देखने में मज़ा आए उसको। ठीक है, तो दोस्तों अब आज हमने ये तो हमने कंप्लीट किया, अब हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चन पर। सो हियर वी आर विद द न्यू क्वेश्चन, विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्योरली IIT JEE एडवांस के लिए है। एडवांस में भी थोड़ा हायर लेवल का माना जाता है, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है, नीट और JEE वालों के लिए नहीं है। अब इस लेक्चर का जो इनिशियल पोर्शन था, ठीक है, आज के जो वीडियो का इनिशियल पोर्शन था वो तो लगभग सबके लिए था, हालांकि वो एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने वाले लोगों वाले जो इनकी टेंडेंसी रहती है, जिज्ञासा रहती है, उन लोगों के लिए था। लेकिन अब का जो पोर्शन है इसके बाद का, भाई वो तो पूरी तरह JEE एडवांस वालों के लिए, JEE मेंस वालों के लिए भी नहीं है, नीट वालों के लिए तो कतई नहीं है। तो आपके लिए तो पहले से ही ऑप्शनल था, अब तो बहुत ही ज़्यादा ऑप्शनल है, ठीक है, नीट वाले तो ना ही दिखें। चलो सेकंड चीज़ दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे वीडियो को इस वीडियो को तो खास तौर पर जरूर लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को, बहुत रिसर्च भी लगी है मेरी। जब मैं डेरिवेशन करवा रहा था, मैं नॉर्मली उस वाले तरीके से करवाता था अब तक। कौन सा वाला, जो मैंने तीसरा तरीका करवाया था, मुझे रिलेटिवली इजी लगता था, बट मुझे लगा कि यार NCERT में इतनी टफ है, क्या कोई तरीका इजी हो सकता है। तो मैंने फिर जांचना पड़ताल करना शुरू किया, और एक यूरोप में यूनिवर्सिटी थी, उसने पूरे इस टॉपिक पे रिसर्च कर रखी है कौन सा तरीका जो है इजी होना चाहिए। तो वहाँ से मैं आपके लिए वो जो फर्स्ट 2 मेथड थे वो लेके आया। देखो ठीक बात ये है, ठीक है दोस्त, इसको आप ज़रूर लाइक करें, इसको आप ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को, क्योंकि हमारा ये भाई ज़रूर इच्छा है कि अगले 10-20 साल में ये वीडियो इतना फैल जाए कि जो है लोग मजबूर हो जाएं इसी तरीके से पढ़ाने के लिए, इस तरह से डिराइव करने के लिए। एक बात तो ये रही, अभी एक बहुत बड़े टीचर हैं, उन्होंने बहुत मशहूर किताब लिखी, मैंने उन्हें लिखा भी था, वो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, लेकिन वो 1 to 1 पढ़ाते हैं। मैंने कहा सर आप वीडियो बनाइए या किताब में लिखिए जिससे कि ये नॉलेज ना बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट हो। तो आज का जो वीडियो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सर्कुलर मोशन है वो खासतौर पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इस तरह से पढ़ाना शुरू करें। अब आ जाते हैं, तो लाइक ज़रूर ठोक दें, ठीक है। चलो दोस्त, हमारा आपसे कहना है, अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन ये आता है कि यार इस इमारत पर, इस बिल्डिंग पर जो h हाइट की है, ऊंची है बिल्डिंग, दोस्त हमारे बबलू जी चढ़ गए, उन्होंने एक पत्थर फेंक दिया u स्पीड से। किस एंगल से फेंके, क्वेश्चन कहता है किस एंगल से फेंके, थीटा क्या हो कि उसकी रेंज मैक्सिमम हो, और वो मैक्सिमम रेंज क्या होगी, हम ये जानना चाहते हैं। आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम रेंज है ना, वो u² साइन एंगल 45 नहीं निकल के आएगा, एंगल 45 से कम निकल कर आएगा। फिर हम जो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में, ठीक है, 2021 में नीरज चोपड़ा जी ने जो जीता गोल्ड मेडल, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कितने एंगल से उन्होंने 45 से फेंका या 45 से कम से फेंका होगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उनकी रेंज कितनी रही होगी या इनिशियल स्पीड कितनी होगी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मेरे दोस्तों, हमारा कहना है कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग, फिर से मैं कह रहा हूँ टफ़ है, मैंने पहले ही लिख दिया है इसको, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम हमारा कैलकुलेशंस में ज़ाया ना हो। दोस्त हम शुरुआत करते हैं, हम यहाँ मानते हैं कि ये ओरिजिन है,
हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को अप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मैंने पहले ही चर्चा करी थी, जब भी अप्लाई होगी हम ये मान के करते हैं कि जो एंगल जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है जहाँ से फेंका गया है वो ओरिजिन है। ओरिजिन अगर यहाँ पर है तो जो फाइनल पॉइंट पूरे रास्ते में यहाँ तक गया, ये फाइनल पॉइंट का वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। देखो इस फाइनल पॉइंट पर पहुँचने के लिए एक्स एक्सिस पर तो मुझे आर डिस्टेंस चलना पड़ेगा, ऐसे अभी मैं आर ले रहा हूँ, आर चलना पड़ेगा, लेकिन वाई में मुझे नीचे चलना पड़ेगा माइनस एच हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। दोस्तों मैंने क्या किया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि इसमें कितना मैक्सिमम वो होगा, कितना मैक्सिमम रेंज होगा और किस एंगल पर फेंकना चाहिए मैक्सिमम रेंज के लिए, जबकि हम एक ऊंची इमारत पर चढ़ जाएँ। 4 तरीके रहते हैं, मैं अभी पहला करा रहा हूँ, 1-2 की मैं आपको हिंट दे दूँगा, ठीक है। एक और तरीका रहता है, वो रहता है हमारा डिफरेंशिएशन वाला, मैक्सिमम मिनिमम वाला, जो कि काफ़ी लंबा, काफ़ी टफ हो जाता है। चलो इधर आ जाते हैं दोस्त। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये लिख लिया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। चलो भाई, इसमें हमने लास्ट पॉइंट जो है उसको सेटिस्फाई करा दिया, y की जगह माइनस एच रख दिया और हमने x की जगह r रख दिया, ये बन गई भाई। हमने cos थीटा को cos स्क्वायर थीटा ऊपर ले गए तो sec स्क्वायर थीटा बन गया, उसको हमने 1 + sin स्क्वायर थीटा रख दिया। और फिर हमने क्या किया, ये चीज़ हमने पहले भी कुछ क्वेश्चंस में करी है। क्वेश्चन तब ये था, आप याद करो, ये भी मैंने टफ वाले उसमें ही कराया है कि अगर मैं यहाँ से एक पत्थर फेंकना चाहूँ कि वो यहाँ पे पहुँच जाए, स्पीड मुझे गिवन थी, मैं किस एंगल पे फेंकूँ, 2 एंगल निकल कर आते थे। मैंने आपको कहा था tan थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती थी, याद है आप लोगों को, ठीक है। क्या आपने वो वीडियो देखा है, नहीं देखा है कोई बात नहीं, डायरेक्ट आ गए हैं तो भी देखिए। मेरे दोस्त हमारा कहना है tan थीटा में जो ये क्वाड्रेटिक बन जाती थी, तो ये फाइनल जब आप इसे रीअरेंज करोगे ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, tan थीटा में बन गई। देखिए इसको tan थीटा की जगह अगर मैं x रख देता हूँ तो ये a बन गया, तो a x स्क्वायर प्लस इसको ये b है, कांस्टेंट है, ठीक है, इंटू x प्लस ये c इक्वल टू 0, तो ax स्क्वायर प्लस b प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक बहुत छोटा सा पॉइंट सुनो, दोस्त, जब हमने एक लेवल प्रोजेक्टाइल पे वो फेंका था ना बेटा, तो अब याद करो बहुत सारे एंगल पे हमने फेंका था। मान लो 30 डिग्री पे जो हमने फेंका था, 30 डिग्री पे जो रेंज आई थी वही 60 पे आई थी, जो 40 डिग्री पे रेंज आई थी वही 50 डिग्री पे आई थी, लेकिन जो 45 पे थी ना मैक्सिमम, उसके लिए एक ही एंगल निकल कर आया था। ध्यान से बात को सुनो, रेंज जब मैक्सिमम होगी वैसे इन जनरल इसके 2 सॉल्यूशन निकल कर आएंगे, tan थीटा, 2 आ जाएंगे, ठीक है, एक एंगल ये, एक एंगल ये, 2 tan थीटा की वैल्यू आएंगी, 2 थीटा की वैल्यू आएंगी। लेकिन जब जिस थीटा के लिए रेंज मैक्सिमम होगी ना उसके लिए एक ही एंगल आएगा, यानी अगर रेंज मैक्सिमम है तो उस थीटा के लिए इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, फिर से सुनो क्या कह रहा हूँ मैं, वो थीटा इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, बहुत सारे थीटा आ जाएंगे, अलग अलग 2 थीटा की 2 वैल्यू आएंगी। लेकिन जब रेंज मैक्सिमम होगी ना उस समय थीटा की एक ही वैल्यू आएगी। अगर मैं मान रहा हूँ रेंज मैक्सिमम है, तो उस केस में इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूँगा ना, मैंने एक थीटा पे फेंका, किसी एक थीटा पे फेंका और वो गलती से मैक्सिमम रेंज उस पर आ गई, तो मेरा कहना और कोई थीटा नहीं होगा जिस पर मैक्सिमम रेंज आ पाए। उस केस में इस इक्वेशन के हिसाब से देखूंगा ना, तो मैं जब सॉल्व करूंगा कि भैया मैंने h डाल दिया, r डाल दिया, ये डाल दिया, तो थीटा की एक ही वैल्यू निकल कर आएगी। इस रेंज के लिए तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है थीटा की। और अगर वो है तो हमें ये बात पता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना सिंगल सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन तब होता है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जो -b² √b² - 4ac है वो 0 हो जाए। हमें पता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला सोल्यूशन क्या होता है, -b +, वैसे मुझे इतना डिटेल में नहीं बताना चाहिए, जल्दी बताना चाहिए। आप लोग तो जेई एडवांस के लिए देख रहे होंगे ना, ऐसे नीट वाले और जेई मेंस वाले देख नहीं रहे हैं, तो इतनी डिटेल में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो सब समझ में आ ही रहा होगा आपको। दोस्त अगर इतना है तो मैं ये लगा देता हूँ कि हमने ऐसे ही थीटा पर फेंका कि कम वक्त रेंज आ गई मैक्सिमम, उसके लिए ये 0 होना चाहिए, एक ही थीटा आना चाहिए। उसके लिए अगर मैं वैल्यू डाल देता हूँ, इसका मतलब b² = 4ac होना चाहिए। b की वैल्यू मैं ये डाल देता हूँ, यहाँ पर डाल दी मैंने, b² = 4 इंटू a की वैल्यू मैंने ये डाल दी, c की वैल्यू मैंने ये डाल दी। इसको जो मैंने सॉल्व किया ना, आप देख लेना लगभग ये निकल कर आ जाएगा, रेंज ये निकल कर आ जाएगी, मैक्सिमम रेंज ये निकल कर आ जाएगी किसी एक थीटा के लिए। थीटा क्या होगा उस समय मैं निकालता हूँ, बट ये दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम रेंज। अब आप देखो ये जनरलाइज फॉर्मूला आ गया।
आप देखो ये जनरलाइज्ड फार्मूला आ गया। जनरलाइज्ड फार्मूला कैसे आ गया भाई? जनरलाइज्ड फार्मूला आ गया कि आप इसमें अगर h = 0 रख दो तो वो पुराना वाला फार्मूला बन जाना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? अगर आप h = 0 रख दो तो क्या बन जाना चाहिए, ज़रा देखते हैं दोस्त। हमने इसमें h = 0 रखा तो उस समय r max जो है वो क्या आ गई, h = 0 रखा, ये टर्म 0 हो गया, u²/g आ गया, u²/g। आप देख लो r क्या होता था, r होता था u² sin2θ/g, और हमने यही कहा था कि ये तब होता है जब 45 एंगल पर भेजें, 45 पर अगर भेजते हैं तो u²/g r max निकल कर आ जाएगा। ये किसी में भी अब चल जाएंगे, उस ये एक जनरल फॉर्मूला हमारा निकल कर आ गया। आप ये भी देखो, हमने इसमें ये कहा कि दिस इज़ द वैल्यू r फॉर विच वी हैव ओनली वन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हमने माना कि एक ही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए क्या कंडीशन होगी, उस समय r इतनी आ जाएगी। अगर एक ही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है r इतना आ जाएगा, और अगर r इतना है तो इसका मतलब इसके लिए एक ही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, उसका मतलब उस समय ये r मैक्सिमम होगा। ये लॉजिक है कि दिस शुड बी द फॉर्मूला ऑफ r मैक्स। ये क्लियर है? अब दोस्तों गड़बड़ कर दी मैंने, मुझे जो है यहाँ पर इक्वेशन ये लिखे रहने चाहिए थे क्योंकि tan थीटा भी निकालना था। चलो वो देखते हैं। एक बात जरा सा यहाँ पे देखो, आप लोगों में से कुछ लोगों ने ना एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ रखा होगा, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ रखा होगा। आपको ये बात पता है कि अगर बेटा यहाँ पर स्पीड u है ना, तो यहाँ पर फाइनल स्पीड है ना √u² + 2gh होगी। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आप यहाँ पर टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की कंजर्वेशन लगा देना, यहाँ पर वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी। नीचे आया पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। चलो बेटा जरा देखना ये फॉर्मूला क्या निकल कर आया है। फॉर्मूला ये निकल कर आया है r max ये आया है इनिशियल वेलोसिटी इंटू फाइनल वेलोसिटी अपॉन g। ये एक जनरल फॉर्मूला है बेटा, ये एक जनरल फॉर्मूला है। आप देख लो इस केस में भी इनिशियल वेलोसिटी इंटू फाइनल वेलोसिटी अपॉन g है, ठीक है, मैक्सिमम। ये जो फॉर्मूला है ना, आप ध्यान करो, अभी तो हमने किस में बात करी, हमने बात करी ऐसे करके फेंकने की, ठीक है। अगर बेटा हम यहाँ पर हैं एक इंक्लाइन प्लेन पर हैं, ये एंगल मान लो अल्फा है, और हम यहाँ से फेंकना चाह रहे हैं, ऐसे करके फेंकना चाह रहे हैं, किस एंगल पर फेंकें कि यहाँ पर रेंज मैक्सिमम हो ना, इसमें भी यही फॉर्मूला लग जाता है दोस्तों। ये u है, ये फाइनल वेलोसिटी v, ये फाइनल वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जो है रेंज और उसके केस में निकाल सकते हैं, रेंज और अल्फा के साथ निकाल सकते हैं। फिर दोस्त मेरा कहना है ये निकल कर आता है कि इस केस में भी जो मैक्सिमम रेंज है ना, मैक्सिमम रेंज वो फाइनल वेलोसिटी इंटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन g, ये निकल कर आती है। ये हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज की, ये निकल कर आती है r मैक्स। और उससे आप इसके अलोंग निकाल सकते हैं, कि कितनी मैक्सिमम रेंज हो जाएगी। ये क्लियर है भाई? अगर रेंज दे रखी हो, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था u दे रखा है और रेंज पूछा है मैक्सिमम क्या होगी। अगर इसी में अब और भी टफ लेवल पर जा रहा हूँ मैं, IIT JEE एडवांस से भी थोड़ा सा शायद मान लो, उसी चलो कहीं टॉप मोस्ट पे जिसमें मान लो, उससे अगर हम बात करें पढ़ाया जाता है कि मान लो भाई मैंने रेंज दे दी, ठीक है, मैंने रेंज दे दी कि भाई ये 50 मीटर है और ये 10 मीटर की उस पर है। मैं पत्थर फेंक रहा हूँ, अलग अलग पत्थर फेंक रहा हूँ, मुझे यहीं पहुँचाना है। व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी। देखो एक ही क्वेश्चन को मैंने थोड़ा पलट दिया। व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी हियर, एंगल कुछ भी हो, सच दैट पत्थर यहाँ पे पहुँच जाए। बबलू ने कोई पत्थर फेंका, वो यहाँ पहुँच जाए, मिनिमम वेलोसिटी। सीधी सी बात है, इसी फॉर्मूले से आ जाएगा। अगर u दे रखा हो तो उस u के लिए मैक्सिमम ये रेंज बताती है, अगर रेंज दे रखा हो तो उस रेंज के लिए मिनिमम u बताएगी। भैया और दूसरे एंगल से भेजोगे तो r तो कम हो जाएगा ना। अगर इस u से भेज रहे हो तो ये मैक्सिमम r है। चलो अगर आपने और किसी एंगल से भेजा, ठीक है, और इसी r पे पहुंचाना है, तो अब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि इस वाले u से तो कम में आ जाएगा। ध्यान से सुनो आप, थीटा आपको अभी निकालेंगे हम, थीटा की वैल्यू आएगी tan थीटा इक्वल टू देखना u/√u² + 2gh आएगी। चलो अगर इस थीटा पर फेंका, इस स्पीड पे फेंका तो r मैक्स इतना आएगा, इससे और किसी पे फेंक दिया तो पहले ही गिर जाएगा। अब इसी एंगल से फेंकना है, इसी जगह पहुंचना है तो अब ज़्यादा स्पीड से फेंकना पड़ेगा, इससे अलग एंगल से फेंकना है। ये एंगल मान लो आया कि भाई 42 डिग्री आया मान लो, तब जाके यहाँ पहुँच रहा है। अब आपको यार नहीं जी हमें फेंकना तो 42 पे नहीं है, हमें तो 39 पे फेंकना है, हमारी मर्जी। अब 39 पे फेंकोगे तो ऑब्वियसली इससे पहले ही गिर जाएगा।
इतनी डिस्टेंस से पहले ही गिर जाएगा, लेकिन मुझे पहुंचाना है इसी डिस्टेंस पे, तो अब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा स्पीड से फेंकना पड़ेगा। इसमें इसी फॉर्मूले में आपको अगर मैं ये कहूँ कि नहीं जी 50 मीटर डिस्टेंस पर 10 मीटर की हाइट से फेंकना है, बताओ कितनी मिनिमम स्पीड से होगा, इसी फॉर्मूले से निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई, उल्टा भी चल जाता है ये फॉर्मूला, उल्टा भी चल जाता है फॉर्मूला कि भाई अगर आप ज़मीन पर हैं और आप यहाँ पर हैं, आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, किस एंगल से फेंकें, कितनी स्पीड से फेंकें कि यहाँ पहुँच जाए। भाई आप देख रहे हो सिमेट्रिक है कि नहीं है, यू और वी में सिमेट्रिक है फॉर्मूला, यू और वी में फॉर्मूला सिमेट्रिक है, तो दोस्त हमारा कहना है यहाँ से निकल कर आता है कि आपने अगर यहाँ से यहाँ फेंका तो कितनी मिनिमम स्पीड से फेंके कि यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, बिल्कुल वही रिवर्स मामला हो जाता है। जैसे ये वाली स्पीड है वैसे ये निकल के इसी फॉर्मूले से आंसर आ जाता है। एंगल निकालने का भी एक तरीका है, वो मैं नहीं निकाल रहा हूँ कि कितने एंगल से फेंका जाए। चलो दोस्त ये होता है, तो अब जरा एंगल का देख लें कि यार ये वाला फॉर्मूला कहाँ से टपक गया, कितने एंगल पे फेंके। फिर जरा हम मिस्टर नीरज चोपड़ा की बात कर लेंगे जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, चलो भाई जेवलिन थ्रो में, तो दोस्त हमारा आपसे कहना है कि भाई हमने जो इक्वेशन बनाई थी, ठीक है, इक्वेशन मेरे सामने लिखी हुई है, मैं फिर से लिख देता हूँ, GR² tan स्क्वायर थीटा माइनस 2u² tan थीटा प्लस आइंस्टीन ने कहा था आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द थॉट्स ऑफ गॉड, द रेस्ट आर डिटेल्स। तो ये कैलकुलेशन कैसे आई, इक्वेशन कैसे आ गई, दे आर डिटेल्स, वो तो आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं, IIT JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हो, लेकिन इनका इंटरप्रिटेशन क्या है, इनके पीछे क्या फिजिक्स छुपी है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। चलो तो दोस्त हमारा कहना है अगर x = -b प्लस माइनस समथिंग अपॉन 2a होता है, ये पोर्शन हमने 0 कर दिया था, तब तो x की वैल्यू -b/2a आ गई। ये x हमने tan थीटा लिया था, tan थीटा में ये है, तो दैट इज इक्वल टू -b ये रख देना अपॉन 2a ये रख देना। ठीक है, तो यहाँ से मेरे दोस्त हमारा कहना है कि आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, निकल के आ जाएगा कि tan थीटा कितना होना चाहिए, और r की वैल्यू अभी हमने जो निकाली वो रख देना। तो मुझे पता है फाइनल आंसर u/√u² + 2gh आ जाएगा। सबसे पहली बात तो ये 1 से कम होगा, दिख रहा है आपको, ये 1 से कम होगा, इसका मतलब थीटा शुड बी लेस देन 45। तो अगर आप किसी ऊंचाई से, कई किताबों में ये एक सीधे रिजल्ट दे रखा होता है, इसका रीज़न नहीं दे रखा होता। मुझे याद है जब मैं क्लास 11th में था, यूपी बोर्ड से कुमार मित्तल में नूतन करके एक बुक आती है, उसमें उन्होंने ये डिस्कस कर रखा है कि जब हम बिल्कुल ज़मीन से फेंकते हैं ना तो मैक्सिमम रेंज तब आती है जब 45 एंगल हो, लेकिन जब हम किसी ऊंचाई से फेंके, जैसे कोई आदमी जेवलिन फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है कोई आदमी किसी ऊंचाई से फेंक रहा है, तब मैक्सिमम रेंज आती है जब हम थीटा 45 डिग्री से कम हो। आप देखिए यहाँ पर निकल के आ रहा है कि थीटा 45 डिग्री से कम होना चाहिए रिक्वायर्ड एंगल, तब जाके मैक्सिमम रेंज आएगी। क्लियर है सब लोगों को भाई। अब इसी का अगर हम कहें कि एक और मेथड, तो एक तरीका और बस झटपट देख लेते हैं और उसके बाद इस लेक्चर की हम समाप्ति करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो कुछ कई सारे तरीकों का एक मिश्रण सा रहा। आज का लेक्चर ऐसा रहा जिसमें हमने बहुत सारे तरीके कराए हैं। फिर से मैं याद दिला रहा हूँ भाई, लाइक कर देना हमारे वीडियो को, ठीक है दोस्त। इसको भी मैंने पहले ही लिख लिया है, मेन आपके मैं इसमें स्टेप समझा देता हूँ, क्योंकि आप सब लोग अब जो हैं देख रहे हैं वो IIT JEE एडवांस के देख रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। हाँ भाई, IIT JEE भाई सीधी सी बात है, हम तो क्लास में कह देते थे कि यार अगर IIT JEE एडवांस में है तो फिर समझ में आना चाहिए अगर बच्चा सेलेक्ट होने वाला है तो, ठीक है दोस्त। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम खेल करते हैं, इसमें भी वही खेल करते हैं जो हमने किया था, कुछ खेल करते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से यहाँ से हमने फेंका, h हाइट से हमने फेंका और मैक्सिमम x हम निकालना चाहते हैं। यहाँ पे हम क्या ट्रिक करते हैं, ये ट्रिक अब आप कहोगे हमारे दिमाग में कहाँ से आ गई ट्रिक, ये बहुत सारी जो लोग दिमाग लगाते रहते हैं इसे सॉल्व करने का विदाउट कैलकुलस जो है मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंशिएशन, उनके ही ऐसे ही एक जो है राइटर ने दिमाग लगाया है इसमें। उसने क्या किया कि ऐसा करो, u को ना √a/g है। तो देखो u तो दे रखा है इस क्वेश्चन में, u एक कांस्टेंट है, दे रखा होगा ये 40 मीटर पर सेकंड से हमारे श्री श्री गोपलू जी महाराज ने जो है मान लीजिए पत्थर फेंका, किस एंगल से फेंके कि मैक्सिमम रेंज हो, ये x जो है वो मैक्सिमम हो जाए। चलो हम कहते हैं जी u एक कांस्टेंट है ना, तो हम इसको √a/g लिख लेते हैं, जहाँ a भी एक कांस्टेंट है। अब a एक कांस्टेंट, g तो कांस्टेंट है ही ग्रेविटेशन वाला, ठीक है दोस्त। हमने इसको u² को यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट करेंगे u² a/g, g से g कैंसिल हो जाएगा, cos² थीटा को ऊपर ले जाएंगे 1 + tan² थीटा, पूरा का पूरा फिर हम रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे ना तो हमें लास्ट में ये मिल जाएगा, ये देखो ये इक्वेशन आ जाएगा।
बाद में जो कुछ आएगा उसमें आपको बेसिकली एक्स टेन थीटा माइनस होल फंडा ये है, आपको एक्स टेन थीटा माइनस ए का होल स्क्वायर बनाना होगा। आप इसको खोलेंगे ना तो यही निकल के आ जाएगा, उल्टा चलोगे तो। चलो दोस्त ये है। अब जरा सा देखो यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट है। ए कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, ये पूरा पोर्शन कांस्टेंट है। एक्स नहीं पता हमको, टेन थीटा नहीं पता, लेकिन ए कांस्टेंट है। ये पोर्शन नहीं पता और ये वाला नहीं पता। लेकिन एक बात जरा देखो, ये एक्स स्क्वायर क्या है बेटा, ये है एक कांस्टेंट माइनस समथिंग। जैसे जैसे इस टर्म की वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी, ये माइनस हो रहा है, इसकी टर्म की वैल्यू छोटी होती चली जाएगी, एक्स की वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। तो जब एक्स स्क्वायर मैक्सिमम कब होगा, एक्स स्क्वायर ये मैक्सिमम कब होगा बच्चा, मैक्सिमम तब होगा जब ये टर्म सबसे छोटा होगा। जितना कम घटाओगे उतना ही बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसमें तो एकदम ईजी चीज़ है, लेकिन इसकी सबसे छोटी वैल्यू, किसी भी स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू 0 हो सकती है। 0 से कम तो हो ही नहीं सकता। तो मैं कह सकता हूँ एक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन दिस इज इक्वल टू 0, अपनी सबसे छोटी वाली वैल्यू जो कि होगी 0। तो मैंने ये लिखा है एक्स विल मैक्सिमम व्हेन दिस इज इक्वल टू 0। अब इससे दो बातें निकल कर आ गई। पहली बात तो ये निकल कर आ गई कि जब एक्स मैक्सिमम होगा उसके लिए एक्स टेन थीटा माइनस ए शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि एक्स टेन थीटा शुड बी इक्वल टू ए, यानी कि टेन थीटा शुड बी इक्वल टू ए अपॉन एक्स जब एक्स मैक्सिमम है तब। तो इसमें एक्स मैक्स कर देता हूँ जब एक्स मैक्सिमम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड चीज़, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ गई जब ये 0 है। जब ये 0 है तब एक्स मैक्सिमम होगा, इसको 0 कर दिया हमने तो एक्स की ये मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ गई। कुछ नहीं करेंगे, अब ए की वैल्यू हम ये डाल देंगे, ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, यू स्क्वायर अपॉन जी वो डाल देंगे, कुछ कैलकुलेशन करेंगे, सट से आपका ये आंसर आ जाएगा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज रेंज की मैक्सिमम वैल्यू। और जब एक्स की मैक्सिमम वैल्यू को निकाल कर इस वाले फॉर्मूले में डाल दोगे तो पापा जी टेन थीटा आ जाएगा। तो ये इस तरह का आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? कुछ किताबों में इस क्वेश्चन को गलत तरीके से कर रखा है, कुछ किताबों में इस क्वेश्चन को ऐसे करके कर रखा है और उन्होंने ये मान रखा है ये एंगल अगर थीटा दे रखा है ना तो इस एंगल को भी थीटा दे रखा है। भैया ये थीटा नहीं होगा। और उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक को स्ट्रेट लाइन मान रखा है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, पैराबोला का होगा, पैराबोला का वो होगा पार्ट होगा। तो एक दो गलतियाँ मैंने देखी कुछ किताबों में। एक और इसका तरीका रह सकता है, क्या सर आज तो तरीके बता के कर दोगे परेशान, ठीक है उसका केवल हिंट दे रहा हूँ, उसका केवल हिंट दे रहा हूँ। दोस्त मेरा आपसे कहना है, ये निकल कर आता है कि जब भी रेंज मैक्सिमम होगी ना तब u और v आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तीसरा तरीके की हिंट देख लो, u विल बी परपेंडिकुलर टू v, ITJ एडवांस में काम आ सकती है, ठीक है। ये कैसे प्रूव करते हैं इसका भी एक वो है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू गो टुडे इन दिस, ठीक है। ITJ एडवांस वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा कवर नहीं करता हूँ हमारे लेक्चर्स में, मैं केवल मेंस तक ही रहता हूँ। बस मेरा थोड़ा मन कर गया मैं चलो यार ये चीज़ देख लेते हैं। अगर दोस्त ये है तो हम क्या करते हैं, यू को एक हम क्वेश्चन कराते हैं बच्चे को कि अगर हमने कोई प्रोजेक्टाइल फेंका कितनी देर बाद जो है ना यू और भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो हम यू को आई कैप जे कैप में लिखते हैं, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, वी को भी लिखते हैं और फिर हम यू डॉट वी को कर देते हैं 0, तो वहाँ से टाइम आ जाता है यू अपॉन जी साइन थीटा। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये आता है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये कॉस थीटा आता है, साइन थीटा आता है, ऐसे कुछ आता है। उसके बाद तो कुछ नहीं है। उसके बाद तो ये वाला जो इक्वेशन है ना इसमें एक बार एस इक्वल टू प्लस हाफ एटी इस डायरेक्शन लगा देना और एक बार एस इक्वल टू हाफ एटी इस वाले पोजीशन में लगा देना, सॉल्व करना। तो जो आर निकल कर आएगा वो आर मैक्स होगा और जो टेन थीटा भी आ जाएगा वो आर मैक्स लिए होगा। यही वाले फॉर्मूले आ जाएंगे निकल के। अब ये कहाँ से प्रूव होगा कि सर ये दोनों डॉट प्रोडक्ट जो ये जो हैं परपेंडिकुलर होंगे, तो हमारा आपसे कहना है इसके लिए फिर कभी का इंतजार करिए। बट आप इतना देख लीजिए, यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये यू और भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमें जो है हमारे वीडियोस को शेयर करिए, खासतौर पे इस वीडियो को शेयर करिए, अपने टीचर्स के साथ भी शेयर करिए और उस पोर्शन को शेयर करिए जहाँ से मैंने इस बात की चर्चा करी है कि शायद बच्चों के लिए लाइफ इस तरह से आसान करनी चाहिए। लाइक करिए, कमेंट करिए, खूब सारे कमेंट करिए इस वाली वीडियो पर, क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना ही यूट्यूब जो है इसको सीरियसली लेगा कि हाँ यार इसमें कोई बात है, बच्चे इसको बहुत कमेंट कर रहे हैं, इसको हमें औरों को सजेस्ट करना चाहिए। हमारे लेक्चर्स जो हैं वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आपके बाकी के बहुत सारे चैप्टर दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। नंबर ऑफ़ लेक्चर थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन वो इसलिए हैं क्योंकि आपको सुपर परफेक्ट हम बना देना चाहते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके। आप देखेंगे एक भी लेक्चर आप कर लेना, उसके बाद आपको मन करेगा कि और आप असाइनमेंट भी कर लें। लेक्चर के साथ असाइनमेंट होते हैं, तो असाइनमेंट आप ज़रूर करें, क्योंकि लेक्चर केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। साइकिल चलाने का अगर मैं आपको वीडियो दिखा दूँ ना तो आप साइकिल चलाना नहीं सीख सकते हो। वो अपने हाथों से जब साइकिल चलाओगे, अपने हाथों से गिटार चलाओगे, तभी गिटार चलाना
गिटार बजाना सीख सकते हो, उसका वीडियो देख के किसी को नहीं आता है। अगर किसी भी टीचर के केवल वीडियो 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 देख रहे हो, ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाओगे। उससे अच्छा है सीधी सी मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, जितना टाइम आपका होना चाहिए स्टडी का, सेल्फ स्टडी, जितना टाइम वीडियो देखने का होना चाहिए या किसी टीचर से पढ़ने का, उतना ही सेल्फ स्टडी का होना चाहिए। जितना टाइम होना चाहिए कि आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, उतना ही टाइम आपको सेल्फ स्टडी का देना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, सेल्फ स्टडी में भी 40% पढ़ना और 60% अपने हाथ से सॉल्व करना। फिर आपको कोई दुनिया में कोई नहीं रोक सकता एक बहुत ज़बरदस्त इंसान बनने से। अगर आपने ये तरीका अपना लिया, आप उस ट्रैप में मत फंस जाना, ट्रैप में मत फंस जाना कि 90% बच्चा जो 90% टाइम जो है ना बच्चा केवल पढ़ने में, टीचरों से पढ़ने में, और 10% टाइम अपनी सेल्फ स्टडी के लिए रखता है। उसमें भी बस पढ़ने पढ़ता रहता है, कॉपी में पेन नहीं चलाता। पेन नहीं चलाओगे, समझ में नहीं आएगा, याद नहीं कर पाओगे, कुछ रिटेन नहीं कर पाओगे मेमोरी में, ब्रेन नहीं चलेगा, नरक लग नहीं सकती, ज़िंदगी नरक लगनी शुरू हो जाएगी, ये हालतें हो जाएंगी। तो असाइनमेंट ज़रूर कर लेना, एक बुक पकड़ लो, एक टीचर पकड़ लो, बहुत बार कहता हूँ मैं आप लोगों से, और उसको रिवीजन देखो, टाइमली टेस्ट लो, ठीक है, टाइमली टेस्ट जो हैं उनको भी करो। टेस्ट देने से आपके एक प्रेशर क्रिएट होता है कि यार मुझे इतने टाइम में इतना सब कुछ क्लियर कर देना है, रिवाइज कर लेना है, रिवीजन करो चीज़ों का। आज बहुत सारी चीज़ें हो गई। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे बारे में अपने सभी दोस्तों को बताइए। थैंक यू।